हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अधिकार चैप्टर करवाऊंगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अधिकार होता क्या है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके अंतर्गत व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है। हर व्यक्ति को अधिकार चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग का है, किसी भी समाज का है, हर व्यक्ति को अधिकार चाहिए। और हर देश का संविधान, चाहे वो लोकतांत्रिक देश है, चाहे वो सैनिक शासन वाला देश है, या किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था है, उसके अंतर्गत हर व्यक्ति को अधिकारों की आवश्यकता होती है। और हर राज्य अपने नागरिकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए उनको अधिकार देता है। तो इनमें तो अधिकार क्या है? अधिकार व्यक्ति राज्य से मांग करता है और राज्य जो उचित होता है उसको अधिकार के रूप में मान्यता देता है। जैसे हर व्यक्ति है, समाज से एक दावा करता है कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए। दावे हम कर सकते हैं, पर सभी दावे अधिकार नहीं होते। वही दावा अधिकार होता है जो सामाजिक परिवेश में ठीक होता है, जिसको समाज मान्यता देता है। इसके अंतर्गत अधिकार कई प्रकार के होते हैं। इनका अध्ययन करने के लिए हमने इनको 3 भागों में बांटा है। पहला अधिकार है वो है प्राकृतिक अधिकार। ये दूसरा अधिकार है नैतिक अधिकार, और तीसरा अधिकार है कानूनी अधिकार। अब ये प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। हमने पीछे और चैप्टरों में अध्ययन किया थोड़ा बहुत प्रकृति से जो हमें प्राप्त। तो इसके जो समर्थक हैं जॉन लॉक, उन्होंने व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा जीवन का, दूसरा स्वतंत्रता का, और तीसरा संपत्ति का अधिकार। तो 3 अधिकार बताए गए हैं कि ये हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नैतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमारे नैतिक नियमों के आधार पर होते हैं, जो हमारे जैसे हमारी जो नैतिक बातें हैं, हमारी संस्कृति है, उससे जुड़े हुए होते हैं। हमारे आचार विचार उनसे जुड़े होते हैं। हाँ, नैतिक कानून के, नैतिक अधिकार के पीछे कोई भी कानून की शक्ति नहीं होती। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई नैतिक अधिकारों का पालन नहीं करता तो उसको सजा नहीं दिलवाई जा सकती, उसके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो नैतिक अधिकार हमारे रोज के जीवन से जुड़े हुए हैं। अब उदाहरण के लिए मान लो एक पेरेंट्स हैं, एक के पिताजी हैं, अगर बच्चा उनकी बात नहीं मानता, संस्कारों का पालन नहीं करता, उनको नमस्ते नहीं करता, उनका आदर सत्कार नहीं करता, तो उसके खिलाफ हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है कि नैतिक जो अधिकार हैं हमारे नैतिक जीवन से, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं। इनका कोई पालन करे या ना करे, तो इसके पीछे कानून की शक्ति नहीं होती। कानून की शक्ति का मतलब है कि अगर कोई इनको नहीं मानता, अगर कोई बच्चा पिता का कहना या माँ का कहना नहीं मानता, तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते। हो सकता है उसमें हमारी संस्कारों की कमी रही हो। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो तीसरा कानूनी अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों के विकास के लिए देता है।
ताकि नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सके। उनमें पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन संविधान के अंदर होता है। हर देश के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे भारत है तो भारत के संविधान में कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। उनका भी हम आगे मौलिक अधिकारों का 6 के 6 का वर्णन करेंगे। तो इसमें 6 मौलिक अधिकार हमें मिले हैं। तो हर ये वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनमें बदलाव करना आसान नहीं होता। ठीक है। दूसरे जो अधिकार हैं वो हैं सामाजिक अधिकार। समाज में रहते हुए व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं उनको हम सामाजिक अधिकार कहते हैं। जैसे भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं पर भी घूमने फिरने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, कोई भी कार्य करने की छूट या अधिकार। तो ये हो गए हमारे समाज से जुड़े, समाज में रहते हुए सभी लोगों को समान रूप से मिलते हैं। ये जो भी अधिकार मिलते हैं वो समाज में सबको एक समान रूप से दिए जाते हैं। तो इसमें हो गया सामाजिक अधिकार। उसके बाद तीसरा है इसमें राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें राजनीतिक कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें कौन कौन से अधिकार हैं? राजनीतिक अधिकार के अंदर कौन कौन से अधिकार आगे? चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल गठित करने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, कोई भी सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति सबको समान रूप से वोट का अधिकार दिया गया है। ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल गठित कर सकता है, उसका सक्रिय सदस्य बन सकता है, सरकार की आलोचना कर सकता है। तो ये हमारे हो गए राजनीतिक अधिकार। इसके बाद हमारा चौथा जो अधिकार है कानूनी अधिकार के अंतर्गत, वो है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार व्यक्ति को अपने स्वयं की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, यानी कि अपना अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए उसको सभी लोगों को समान रूप से आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत काम करने के घंटे निश्चित हैं। कोई भी व्यक्ति कोई व्यवसाय करता है, कहीं पुराने टाइम पर जो मजदूर होते थे उनसे 13-13, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे जो मिल के मालिक हम काम करवाते रहते थे, पर सरकार ने सबके लिए काम के घंटे निश्चित कर दिए। उसके बाद इसके साथ साथ व्यक्ति के इसमें आगे व्यवसाय की भी छूट है। कोई भी व्यक्ति कोई व्यवसाय कर सकता है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम करता है, कोई मजदूर, अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, उसका हाथ पैर कट जाता है या वो कोई ऐसी जहरीली गैसें बनती हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उस अवस्था में सुरक्षा का अधिकार भी इसके अंतर्गत, आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आता है कि वो उसका हर्जाना कंपनी को भरना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमने पढ़े अधिकार। एक आगे प्रश्न आता है अधिकार और दावा। दावे क्या होते हैं और अधिकार क्या होता है? क्या सभी दावे अधिकार हो सकते हैं? अधिकार कैसे बनते हैं? सबसे पहले समाज में रहने वाले व्यक्ति सरकार से या राज्य के सामने अपने दावे रखते हैं कि ये अधिकार हमें मिलना चाहिए, मांग उठाते हैं ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। सभी अपने अपने समाज के हिसाब से, अपने आवश्यकताओं के हिसाब से उठा सकते हैं, परंतु सभी जो दावे होते हैं वो सभी दावे अधिकार नहीं होते। ठीक है। क्योंकि सभी जो
दावे होते हैं वो उचित नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति कोई भी मांग कर सकता है, तो उसमें ऐसे ही दावों का अधिकार के अंदर शामिल किया जाता है। राज्य उनको मान्यता देता है जो समाज सारे समाज की भलाई और विकास के लिए होते हैं। ठीक है।